हल्दी वाले दिन मैं पीले कपड़े पहने उपटन लगाए सहेलियों के बीच में बैठी हुई थी कि अचानक ही मेरा दिल मतलाने लगा। मेरी बदलती हालत को देखकर मेरी सास, जो कि अभी अभी हमारे घर हल्दी की एक रस्म करने आई थी, फौरन उठकर मेरे पास आई और मुझसे बोली, क्या बात है, सब ठीक तो है? मैंने सर हिला दिया और जी कहा, लेकिन सच तो ये था कि मेरे हाथ पैर अब कांपने लगे थे। मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गईं और कहने लगीं, शिवानी बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ी देर आराम कर लो। मेरे आसपास बैठी मेरी सहेलियां मेरी सास की बात सुनकर कहने लगीं, वाह भाई, क्या सास मिली है। सास हो तो ऐसी, इतनी केयरिंग कि दिल चाहता है हमारी भी ऐसी ही सास हो। एक शोख चंचल सहेली की बात पर मेरी सब सहेलियों के कह कहे बुलंद हुए थे। सब जोर जोर से हंस रही थीं। हल्दी की खुशबू भी मेरे सर को चढ़ी जा रही थी और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे बस अभी मैं गिर जाऊंगी। कि तभी सामने से आते रोहित पर जब मेरी नज़र पड़ी तो मेरी निगाहें खुद ब खुद झुक गईं। मेरे शरीर में एक मीठा सा दर्द जाग गया। बस एक रात मेरी जान, कल हम एक हो जाएंगे। वो मेरे कानों में सरगोशी करते हुए बोला तो शर्म से मेरे गाल लाल होने लगे। इतने में ही मेरी सास मेरे लिए जूस ले आई और मुझसे कहने लगी कि इसे जल्दी से पीकर ख़त्म करो। मुझे लगता है तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए कमज़ोरी हो रही है। मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। मुझे जूस की खुशबू से भी उल्टी आने का मन कर रहा था। जूस का गिलास अभी मुंह को लगाया ही था कि मेरी तबीयत एकदम से बिगड़ गई। ऐसा लगा कि अभी उल्टी आ जाएगी। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में भागी थी और सीधी बाथरूम में घुस गई थी। मेरे पीछे पीछे मेरी माँ और मेरी सास भी आ गई थीं। बाथरूम में जाते ही मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई थीं। उल्टियाँ करके मैं थक चुकी थी। थोड़ी देर के बाद मैं बाहर आई। मेरी माँ और मेरी सास बहुत परेशान थीं। मेरी माँ ने कहा, थोड़ी देर आराम कर लो। मेरी सास भी मेरे पास ही बैठ गईं। मेरी ससुराल ज़्यादा दूर नहीं थी, सामने वाला घर ही मेरी ससुराल था। बचपन से ही मेरा आना जाना लगा रहता था रोहित के घर में। मेरी विधवा माँ मेरे पास ही आकर बैठ गई और मुझ पर कुछ पढ़ पढ़ कर फूंकने लगी। कहने लगी, लोगों की गंदी नज़रें होती हैं, न जाने कौन आज आंख भर भर के तुझे देखता रहा हो। 100 बार तुझे कहा है कि अपना ध्यान रखा कर। मम्मी बस भी करें, मैंने टोका, क्योंकि मेरा सर भारी हो रहा था। मम्मी ने कहा, अपनी तबीयत जल्दी से अच्छी कर लो शालिनी, बस कल का ही दिन है। अगर कल भी तुम्हारी तबीयत यही हुई तो लोग क्या कहेंगे? यहाँ तो लोग बातें करते नहीं रुकते कि लो बीमार बहू माथे मर दी। न जाने क्यों मुझे मम्मी की ये बातें अच्छी नहीं लग रही थीं, तो मैं थोड़ा गुस्से में बोली, बीमार भी भगवान ही करता है और उसे ठीक भी भगवान ही करता है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता। मैंने कोई जानबूझकर तो बीमारी अपने ऊपर नहीं ला दी है। ओ, मैं कब कह रही हूँ, तुम भी बस बात का बतंगड़ बना लेती हो शालिनी। आप कम से कम आराम तो करो। तो मैं करवट मोड़ कर लेट गई। अगले दिन बारात थी। हल्दी और मेहंदी का फंक्शन एक बार में ही रख लिया था मेरी सास ने। मेरी सास को शादी की बहुत जल्दी थी और मेरा दिल सुबह से था कि बंद हुआ जा रहा था। हल्का हल्का बुखार और हर चीज़ की स्मेल मेरे सर को चढ़ी जा रही थी। यहाँ तक कि अपने करीब से आने वाले मेकअप की खुशबू भी मुझे परेशान कर रही थी और मेरा दिल कर रहा था मैं ये सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दूँ। मैंने मुश्किल से ही मेकअप करवाया और फिर जब मुझे स्टेज पर ले जाया गया, थोड़ी देर के बाद ही मेरा पति रोहित भी आ गया। खैर, जैसे तैसे करके शादी हो गई थी और मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। ससुराल में भी कुछ रस्में हो रही थीं, लेकिन मेरा किसी भी रस्म को करने में दिल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी चक्कर आ जाएगा। लेकिन मैंने जैसे तैसे खुद को संभाले हुए था और फिर रात हुई तो मुझे रोहित के कमरे में पहुंचा दिया गया, जिसे बहुत ही खूबसूरत और ताज़ा फूलों से सजाया गया था। लेकिन अचानक ही थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हुई और मैं वहाँ से भागती हुई सीधी बाथरूम गई और फिर मुझे उल्टियाँ शुरू हो गईं। बाथरूम से निकलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। मैं मुश्किल से खुद को घसीटते हुए बाहर आई थी कि तभी कमरे में मौजूद मेरी सास ने मुझे गौर से देखा और कहा, क्या बात है, ये बार बार तुझे उल्टियाँ क्यों आ रही हैं? फिर उन्होंने सबसे कमरा खाली करने को कह दिया। कमरे में उस समय 2-3 औरतें मौजूद थीं। मेरा चेकअप करने लगीं। चेकअप पूरा करने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और जैसे ही रिश्तेदार औरतें और लड़कियां कमरे में दाखिल हुईं तो मेरी सास ने न आओ देखा न ताओ उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये तो प्रेग्नेंट है। पता नहीं किसका पाप अपनी कोख में रखकर मेरे घर आई है। ऐसी चरित्रहीन बहू मैं अपने घर में स्वीकार नहीं करूँगी। ये खबर इतनी अचानक कानों में पड़ी थी कि वहाँ पर मौजूद सब औरतों को सांप सूंघ गया था। नई नवेली दुल्हन, जिसने अभी सुहागरात भी नहीं मनाई थी, उसका एकदम से पैर भारी होने का ऐलान यकीनन सबको सकते में डाल गया था।
और मैं भी वहीं बहुत ही हैरत भरी नज़रों से अपनी सास की तरफ देख रही थी। और ये सब सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। सबके साथ साथ मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। ये कैसे मुमकिन है? किसी ने मेरी माँ को भी ये खबर दे दी थी और वो भी फौरन भागती हुई मेरे कमरे में आई थीं। मेरी विधवा माँ, जिसकी कुल जमा पूंजी सिर्फ इज्जत ही थी, वो यूं इस भरी महफिल में लुटता देखकर अपने पैरों पर खड़ी न रह सकीं और ज़मीन पर बैठती चली गईं। मैं परेशान नज़रों से अपनी सास की तरफ देखने लगी कि ये सब क्या हो गया। बल्कि इससे भी ज़्यादा टेंशन तो मुझे इस बात की थी, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे तो अभी तक किसी ने छुआ तक नहीं था। मैं तो एकदम कुंवारी थी। लेकिन अगर मैं कुंवारी थी तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मेरी समझ से ये सारी बातें बाहर थीं कि अचानक मेरी सास ने कमरा खाली करने को कहा और उनके जाते ही एकदम से रोहित कमरे में आया तो मैं खुद में सिमट गई। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने घूंघट से जरा सी निगाह उठाकर उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक खुशी दिखी जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मगर मुझे हैरानी हुई कि इतनी बड़ी खबर पर ये इतना चुप और शांत नज़र कैसे आ सकता है। मर्द तो ऐसी बातें सुनने के बाद पत्नी को जान से ही मार देते हैं या उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे बहुत से किस्से कहानी हमारे समाज में फैले हुए हैं कि पहली ही रात पत्नी को मार दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे न्यूज़, टीवी और अखबार पर आती रहती हैं और वजह ये बताई जाती है कि लड़की चरित्रहीन थी। लेकिन शीशे के सामने बाल बनाते और गुनगुनाते रोहित को देखकर मेरा दिल और भी ज़्यादा घबरा गया था। ऐसा लगा कि जैसे तूफान से आने के पहले की शांति है। मुझे तो लग रहा था कि इस खबर ने रोहित के दिमाग पर असर कर दिया है। हो सकता है ये रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात हो और ये सुहागरात का कमरा मेरी मौत के मातम के कमरे में बदलने वाला हो। आने वाले समय के लिए मैंने खुद को दिमागी तौर पर तैयार कर लिया था, क्योंकि इस शर्मिंदा ज़िंदगी से मेरा मर जाना ही अच्छा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस रात की जब सुबह होगी तो मैं लोगों का सामना कैसे करूंगी कि एक कुंवारी लड़की शादी होते ही प्रेग्नेंट कैसे हो गई, जबकि उसके तो पति ने अभी तक उसे हाथ भी नहीं लगाया था। सारी बात मेरे चरित्र पर आ रही थी और मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रही थी। मैं बस एक ही पहलू पर सोच रही थी कि ये सब कैसे हो गया। मेरा ना तो किसी के साथ ऐसा गंदा संबंध था कि जिसके नतीजे में ये सब कुछ होता। शायद मेरी सास झूठ बोल रही है। इस ख्याल से मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन मेरा दिलो दिमाग अब भी उलझा हुआ था कि तभी एकदम से रोहित मेरे पास आकर बैठा तो मैं एकदम से डर कर उछल पड़ी। घूंघट के पीछे से जब मैंने रोहित की तरफ देखा तो वो मोहब्बत भरी नज़रों से मेरी ही तरफ देख रहा था। मुझे थोड़ी हिम्मत हुई। रोहित, मेरा कोई दोष नहीं है, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं, मैंने अटकते हुए कहा तो उसने अपने भारी भरकम हाथ मेरे नाजुक से कांपते हाथों पर रख दिए। मेरे हाथों को हल्के से दबाते हुए बोला, मेरी जान, आज की रात इन बातों के लिए नहीं है। वो अपने होंठ मेरे कानों के पास ले जाकर कहने लगा कि बस अब खामोश हो जाओ, आज की रात तो बस प्यार भरी बातें करने के लिए है। रोहित के इतने शांत होने पर मुझे अब बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी। मेरे तो कान कुछ और ही सुनने के लिए बैठे थे, लेकिन ये तो रोहित की प्यार भरी बातें सुन रहे थे। मैं तो सोच रही थी कि रोहित तो गुस्से में आते ही मुझसे पूछेगा कि जिसका पाप लेकर मैं अभी उसके कमरे में मौजूद हूँ, अभी के अभी उसके कमरे से निकल जाऊँ और अपने आशिक के पास चली जाऊँ। मुझे रोहित से इन्हीं शब्दों की उम्मीद थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मेरा पूरा शरीर पसीने पसीने हो रहा था। और फिर धीरे से उसने मेरा घूंघट उठाया और हम दोनों की ही नज़रें आपस में टकराईं तो मैं एकदम से अपनी नज़रें झुका चुकी थी। फिर उसने अपनी जेब से एक मखमली डिबिया निकाली जिसे खोलकर उसने मेरे सामने किया। बोला, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ शिवानी। उसकी गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी। कैसी लगी तुम्हें? मैंने बहुत सी दुकानों की खाक छानी, तुम्हारे लिए तब जाकर ये पसंद आई है। जैसे तुम अनमोल हो वैसे ही ये हीरे की अंगूठी भी अनमोल है। मैंने निगाहें उठाकर रोहित की तरफ देखा जिसके चेहरे पर दूर दूर तक मोहब्बत को पा लेने की खुशी छाई हुई थी। रोहित का ये रूप मेरे लिए बहुत ही अलग था। जिस समय मेरी सास ने ये खबर सुनाई थी तो उस समय रोहित भी तो कमरे में मौजूद था, लेकिन उस समय से लेकर तन्हाई में आने तक मैं रोहित के चेहरे पर गुस्से की लकीर भी नहीं देखी थी। इस खबर को सुनने के बाद भी रोहित बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। मुंह दिखाई में रोहित ने मुझे अंगूठी देने के साथ साथ 1 लाख रुपये भी मेरी गोद में रख दिए तो मैं हैरान रह गई। रोहित ने कहा, इन पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं परेशान परेशान सी नज़रों से कभी पैसों को और कभी रोहित की शक्ल को देखने लगी। समझ ही नहीं आ रहा था कि इस मौके पर क्या कहूँ। बस डर था तो एक ही बात का कि न जाने रोहित का जो रवैया देख रही हूँ वो किसी भी समय बदल सकता है। लेकिन मेरी हैरानगी उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई जब रोहित ने मुझसे कहा कि तुम अपना ये ड्रेस चेंज कर लो और रिलैक्स हो जाओ, इतने भारी जोड़े में परेशान हो रही होगी, वैसे भी तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है।
रोहित की बात सुनकर मैं हक्का बक्का से उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन मैं बोली कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक जो कुछ मेरे साथ हो रहा था उसकी तो मुझे सिरे से ही समझ नहीं आ रही थी। तो मैं रोहित के मिजाज को क्या समझ पाती। मैं खामोशी से उठी और अपना शादी का लहंगा, जो मैंने बड़े अरमानों से अपने लिए खरीदा था, उसे उतार दिया। मैंने एक सादा सा कॉटन का सूट पहन लिया, मेकअप साफ किया और आईने में गौर से अपनी शक्ल को देखने लगी। कल तक मेरी ज़िंदगी में जो बहार और खूबसूरत नई ज़िंदगी की खुशियाँ शामिल थीं वो एकदम से बदल चुकी थीं। लेकिन हैरत ये कि सब कुछ वैसा ही था, सिवाय इसके कि मैं कुंवारी होते हुए भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और फिर आईने की तरफ देखने लगी। ये कैसे हो गया? परेशानी से मेरे चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। मैं जब वॉशरूम से बाहर आई तो अपने लहंगे को मैंने वार्डरोब में लटकाया और अचानक ही मेरी नज़र बेड पर पड़ी, जहाँ पर बेड के आसपास ताज़ा मोती के फूलों की खुशबू अब भी फैली हुई थी। बेड पर बिखरे गुलाब की पत्तियां वैसे ही पड़ी हुई थीं। बेड की दूसरी तरफ पीठ किए रोहित लेटा हुआ था। इस रात के हवाले से मैंने जो जो सपने देखे थे वो सारे के सारे कांच की चूड़ियों की तरह टूट कर बिखर गए थे। ये सोचकर ही मेरी आंखों में आंसू भर आए। जिंदगी के किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हूँ, जहाँ मेरा अपना आप ही गंदा हो गया है। न जाने मम्मी का क्या हाल होगा। इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। उन्हें तो अपनी परवरिश पर बहुत ही गर्व था, और अब उनका ये गर्व बहुत बुरी तरह किसी के पैरों तले मसला जा चुका था। हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो गया? कुछ समझ नहीं आ रही थी, कोई सिरा नहीं मिल रहा था। खामोशी से मेरे दिल ही दिल में आंसू गिरते जा रहे थे। रोहित शायद अब सो चुका था, तो मैं भी उसके बराबर में सिमट कर लेट गई। लेकिन नींद किस जालिम को आनी थी। मेरा सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। हे भगवान, मेरे पास तो कोई ऐसा भी नहीं जिससे मैं अपना दुख बांट सकती। ना भाई है, ना ही तूने बहन दी जिसके गले लगकर रोकर मैं अपना गम हल्का कर सकूं। मेरी ये समस्या कैसे हल होगी? मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। हे भगवान, तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया? मैं बार बार अपने आप को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा करती तो उतनी ही ज़्यादा दुखी हो जाती। मैं अपने साथ लेटे हुए अपने पति रोहित को देखा, जो बहुत ही सुकून से सो रहा था, और एक मैं थी जो बेसुकूनी की करवटों पर करवटें बदलती जा रही थी। मुझे लगता था कि आज की रात बहुत ही लंबी रात हो गई है, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह कहीं 5 बजे जाकर मेरी आंख लगी तो थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ आने लगी और मेरी आंख खुल गई। मैंने गर्दन मोड़कर दूसरी तरफ देखा तो रोहित ने भी जरा सी गर्दन उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और फिर उठकर बैठ गया। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैं भी उठकर बैठ गई थी और रात के होने वाले हादसे एक एक करके दोबारा से मुझे याद आने लगे। मेरा दिल फिर से भारी होने लगा। मैं बस इंतजार में थी कि कब रोहित अपने दिल की भड़ास निकालता है, लेकिन अभी तक तो मुझे कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे थे जिससे मुझे अंदेशा होता कि रोहित मेरे ऊपर गुस्सा करेगा। तभी गुड मॉर्निंग मैडम जी, रोहित की बहुत ही मीठी और प्यार में डूबी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। तो मैंने भी धीरे से उसे गुड मॉर्निंग कहा और फिर वो बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो सामने ही उसकी माँ खड़ी हुई थी और उसकी माँ के साथ ही एक नौकरानी ट्रे उठाकर अंदर लाई। शिवानी, फ़ौरन नाश्ता कर लो, फिर मुझे तुम्हें एक इंजेक्शन भी लगाना है। रात से तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हो, तुम्हें ताकत का इंजेक्शन देना है। मैं कुछ ना समझते हुए उनकी तरफ देखने लगी तो उन्होंने नौकरानी को इशारा किया। उसने ट्रे मेरे बेड पर रख दी। मेरी सास ने कहा, शिवानी जल्दी जल्दी नाश्ता करो, उसके बाद आज मुँह दिखाई की रस्म भी करनी है। थोड़ी देर में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। नाश्ता करने को मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं लगभग 2 दिन की भूखी थी। उल्टियाँ कर करके मेरा पेट बिल्कुल खाली हो चुका था, इसलिए पेट में अजीब सा दर्द और खालीपन महसूस हो रहा था। फिर मेरी सास रोहित की तरफ मुड़कर रोहित से कुछ कहने लगी। रोहित, तुम्हारा आज पार्टी के लिए ड्रेस तैयार है, पहन कर देख लो। अगर तुम्हें लगता है कि इसे दोबारा इस्त्री होना चाहिए तो बता देना, मैं नौकरानी से कहकर दोबारा इस्त्री करवा दूंगी। मैं उन दोनों माँ बेटे को आज की होने वाली रस्म के लिए तैयारी के हवाले से इतना खुश होते देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। मैं बहुत ही हैरान हुई। फिर मैं आहिस्ता के साथ उठी, वॉशरूम गई और फ्रेश होकर बाहर आई। मैंने एक ब्रेड उठाई और एक कप चाय का उठा लिया। जैसे ही मैंने चाय का कप ख़त्म करके ट्रे पर रखा तो नौकरानी ने मेरे सामने से ट्रे उठा ली और बाहर निकल गई। फिर मेरी सास मेरे पास बैठी और उन्होंने अपने हैंडबैग से एक इंजेक्शन निकाला और मुझसे कहा, अपना हाथ आगे करो। मैंने चुपचाप अपना हाथ आगे कर दिया तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया। उसका थोड़ा सा दर्द हुआ था, लेकिन फिर ठीक हो गया। इतने में रोहित का भाई भी कमरे में आ गया। रोहित का ये भाई दिमागी तौर पर पागल था। वो बच्चों जैसी हरकतें किया करता था, हालांकि उसकी उम्र 25 साल हो चुकी थी।
वो अंदर आया और मुझे देखकर ताली बजाते हुए बोला, मम्मी क्या अब ये हमारे साथ ही रहेंगी? तो मेरी सास ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ अब ये हमारे ही घर में रहेगी। अच्छा अब तुम बाहर जाओ, दुल्हन को तैयार भी होना है, फिर हम उसे लेकर मैरिज हॉल के लिए निकलेंगे। मेरी सास की बात पर मेरे देवर का मूड खराब हो गया, लेकिन रोहित उसे ज़बरदस्ती बाहर ले गया। अब कमरे में मैं और मेरी सास अकेले थे कि अचानक वो मेरे पास आई और कुछ पैसे मेरी गोद में रख दिए और कहा, इन्हें खर्च करो और बाकी के पैसे बच्चे होने के बाद तुम्हें मिल जाएंगे। अपनी सास की बात सुनकर पहले तो मुझे हैरत हुई, लेकिन फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैं कुछ कहना ही चाहती थी कि वो एकदम से बोली, तुम्हें अभी कुछ भी कहने की परमिशन नहीं है शिवानी, अभी घर मेहमानों से भरा पड़ा है और मैं आगे कोई बात नहीं सुनना चाहती। लेकिन मम्मी जी मुझे आपसे एक ज़रूरी सवाल करना है और भगवान के लिए मुझे उसका जवाब देकर जाएं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने मुझे ये पैसे क्यों दिए हैं और इस बच्चे से मेरा क्या संबंध है। मैं तो बिल्कुल कुंवारी हूँ। अच्छा तो तुम कुंवारी हो? मेरी सास ने जरा गुस्से से मेरी तरफ देखकर कहा, तुम कुंवारी हो तो ये बच्चा क्या फूंक मारने से तुम्हारे पेट में आ गया? तुम किसे उल्लू बना रही हो शिवानी? मैं एक बहुत ही तजुर्बेकार दाई हूँ जो बदकिस्मती से तुम्हारी सास भी बन गई हूँ। अगर शादी से पहले मुझे इन बातों का पता होता तो मैं कभी भी तुम्हें अपनी बहू न बनाती, लेकिन मेरे पति ने तुम्हारे बाप से वादा किया था कि दोनों बच्चों की शादी होगी। मैंने उस वादे को निभाया है और इसीलिए मुझे खामोश होना पड़ा। बाकी रह गई बात पैसों की, ये पैसे तुम्हें इसलिए दिए हैं कि तुम्हारा जो दिल चाहता है खाओ पियो और अपनी सेहत बनाओ। हम तुम्हारे लिए यही कर सकते हैं और जब तक हो सकता है करते रहेंगे। ये बात करके मेरी सास बाहर जा चुकी थीं। मैंने फौरन भागकर कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया और फिर चीखें मार मार कर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सास का एहसान मानती कि मुझ जैसी लड़की को उन्होंने अपना लिया था, या अपनी किस्मत पर आठ आठ आंसू बहाती कि जिसने मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था कि मैं अपनों से ही निगाहें चुराने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने घर वालों का सामना कैसे करूंगी। हे भगवान, मैं किस दोराहे पर आकर खड़ी हो गई हूँ जहाँ आगे गड्ढा है और पीछे खाई है। रोहित और मेरी सास के व्यवहार को देखती हूँ तो उनसे बड़ा मेरा अपना कोई नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है कि ये दोनों मेरे कितने बड़े हितैषी हैं, और दूसरी तरफ अपने ही घर की इज्जत को छानने वाली बात भी मेरे समझ नहीं आती। अगर ये मुझे इतना ही चाहते हैं और इन्हें मेरी इज्जत इतनी ही प्यारी है तो फिर इस हादसे को छुपा भी तो सकते थे। मेरी सास ने मुझे मेरी माँ की नज़रों में ही क्यों गिरा दिया? मेरी माँ ने कैसे गिरकर मेरी सास के पैर पकड़े थे कि इस खबर को कहीं मत फैलाना, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मेरी और मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। कितनी मुश्किल से मेरी सास इस बात के लिए मानी थी कि वो इस बात को कहीं नहीं बताएंगी कि मैं पेट से हूँ। अचानक आने वाले इस ख्याल से मेरा दिल कट गया। मैं अपने सर को घुटनों पर रखकर जोर जोर से रोने लगी कि इतने में दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई तो मैं उछल पड़ी और डरी सहमी नज़रों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। मैंने दरवाजे को खोला तो सामने ब्यूटी पार्लर से आई दो लड़कियां खड़ी थीं जो मुझे हैरान और परेशान नज़रों से देख रही थीं। मैडम आप रो रही हैं? उनमें से आई एक लड़की ने मुझसे सवाल किया। एक ने दरवाज़ा बंद किया और मुझसे पूछने लगी तो मैं गड़बड़ा सी गई। मैंने अपने आंसू साफ किए और कहा, नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, लेकिन लड़कियां तो अपनी मुंह दिखाई की रस्म के दिन तो बहुत खुश होती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बहाना बनाया कि मेरे सर में दर्द हो रहा था और फिर मुझे अपने मम्मी की भी याद आ रही थी, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, ऐसा तो होता है कि अपना घर, अपने माँ बाप सब बहुत याद आते हैं तो बात बात पर आंखें भरी आती हैं। हम खुद इस कंडीशन से गुजर चुके हैं। उनमें से एक लड़की बहुत ही बातूनी थी और लगातार बोले जा रही थी और यहाँ मेरे दिल की दुनिया उथल पुथल हो रही थी। मैं बस एक ही बात सोच रही थी कि रोहित ने ना शादी से पहले ना ही शादी के बाद मुझे छुआ था। मैं एकदम से पवित्र लड़की थी, फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? ब्यूटिशियन मुझे तैयार करके जा चुकी थी। थोड़ी देर के बाद मेरी सास और रोहित मुझे मैरिज हॉल ले गए जहाँ पर मुंह दिखाई का फंक्शन होना था। मुंह दिखाई का फंक्शन बहुत ही बड़ा रखा गया था। न जाने कितने मेहमानों को बुलाया गया था। मुझे स्टेज पर ले जाकर बिठा दिया गया। रोहित और मेरी सास साय की तरह मेरे आसपास ही मौजूद रहे। मुझे दूर दूर तक मेहमानों के सर ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन इनमें कहीं भी मुझे मेरी माँ दिखाई नहीं दी। तो मैंने धीरे से अपनी सास से पूछा कि मेरी मम्मी कहाँ हैं, क्या वो नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बहुत कहा था लेकिन वो नहीं मानी। अपनी सास की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, वो ठीक तो है मम्मी जी। हाँ हाँ वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जाहिर है हमारी तरह उसका इतना स्टेमिना तो नहीं कि अपनी चरित्रहीन बेटी का सामना कर सके जो शादी से पहले ही किसी का पाप अपनी कोख में पाल रही है। अपनी सास की बात सुनकर मेरी आंखें न चाहते हुए भी शर्म से झुक गईं। मैं खुद को मुजरिम समझने लगी थी।
मुँह दिखाई की रस्म ख़त्म हो चुकी थी। मैंने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे अनुमति दे दी। मेरी विधवा माँ पता नहीं किस हाल में होगी। जैसे ही हम मैरिज हॉल से आए, मैं अपनी माँ के पास आ गई। मेरी माँ का घर मेरी ससुराल से ज़्यादा दूर नहीं था, दोनों घर आमने सामने मोहल्ले में ही थे। पहले दोनों घर एक ही हुआ करते थे, फिर दोनों घरों के बीच को काट कर एक रास्ता सा बना दिया गया था, जिससे कि दोनों घर अलग अलग हो गए थे। ये घर मेरे पापा ने और रोहित के पापा ने मिलकर लिया था। घर क्या था, पूरा महल था। मेरे पापा और रोहित के पापा आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। दोनों आपस में भाइयों की तरह रहते थे। हम दोनों परिवार साथ में मिलकर रहते थे। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मैं अकेली थी, जबकि रोहित के परिवार में रोहित और रोहित से छोटा भाई मोहित और उसके मम्मी पापा थे। दोनों परिवारों के बच्चे और दोनों की पत्नियां एकदम अपनों की तरह रहती थीं। मेरे पापा बहुत मेहनती थे। रोहित के पापा और मेरे पापा दुबई में कारोबार करते थे, लेकिन फिर रोहित के पापा ने यहाँ हिंदुस्तान में कारोबार शुरू कर लिया और मेरे पापा दुबई में रह गए। अब वो दुबई वाला कारोबार संभालते थे और रोहित के पापा हिंदुस्तान वाला कारोबार संभालते। लेकिन रोहित के पापा बहुत ही कामचोर थे और उनका काम पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता था। लेकिन मेरे पापा को इससे कोई मतलब नहीं था। उन दोनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी और वो रोहित के पापा को बिल्कुल अपने भाई जैसा मानते थे। लेकिन धीरे धीरे मेरे पापा को लगने लगा था कि उनका दोस्त उनके पैसों पर ऐश कर रहा है और ख़ुद कोई काम नहीं करता। तो फिर पापा ने हर चीज़ का बंटवारा कर लिया। ये घर भी 2 हिस्सों में बांट दिया था। बीच में एक रास्ता निकाल कर एक तरफ हम लोग रहते थे, दूसरी तरफ रोहित का परिवार रहता था। रोहित के पापा को हराम की लत लग चुकी थी। अब उनसे कोई काम नहीं किया जाता था। धीरे धीरे उनका बिजनेस डूबता चला गया और फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचा। अब कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन हमारे घर पैसे की खूब रेल पेल थी। रोहित की माँ खुद को एक गायनेकोलॉजिस्ट कहती थी, लेकिन हकीकत में वो एक दाई थीं और एक सरकारी अस्पताल में नौकरी करती थीं। एक केस खराब होने की वजह से उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा और फिर उन्हें कहीं पर भी जॉब न मिली। वो अपने मोहल्ले में छोटे मोटे केस करके समय गुजारने लगीं और फिर एक दिन रोहित के पापा की नौकरी भी ख़त्म हो गई, क्योंकि वो काम में मन नहीं लगाते थे। अब रोहित के परिवार में खाने पीने के लाले पड़ने लगे थे। मेरे पापा से देखा नहीं गया था और फिर थोड़ा बहुत रोहित के पापा को दे दिया करते थे। उनके घर खर्च के लिए पैसे भेजते रहते थे। इस तरह रोहित का घर चलने लगा था। लेकिन उसी समय मेरे पापा और रोहित के पापा की अचानक डेथ हो गई। वो दोनों कहीं घूमने जा रहे थे कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और गाड़ी खाई में जाकर गिरी। दोनों की ही मौके पर मौत हो गई थी। पापा की अचानक हुई इस मौत से हमारा पूरा परिवार बिखर गया था। लेकिन उस समय तक रोहित की नौकरी लग चुकी थी और वो अपने घर को संभालने लगा था। मेरी सास के 2 ही बेटे थे, एक रोहित और दूसरा मोहित। मोहित दिमागी तौर पर थोड़ा बीमार रहता था। रोहित की और मेरी बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों दोस्तों ने आपस में मिलकर बचपन में ही हमारी शादी भी तय कर दी थी। मेरी मम्मी ने कभी उनके आगे चूं भी नहीं की थी। और दूसरा, रोहित भी मेरी माँ को बहुत पसंद था और फिर देखे भाले घर का रिश्ता था। इस तरह मैं एक घर से उठकर दूसरे घर में आ गई थी। मेरी माँ ने इसीलिए भी ये रिश्ता स्वीकार किया था, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और मुझे मेरी माँ अनजान लोगों में नहीं ब्याहना चाहती थी, क्योंकि वो खुद विधवा थी और मैं अनाथ। हमारे सर पर किसी का भी हाथ नहीं था। पता नहीं अनजान लोग कैसे निकलें। इसीलिए मेरी मम्मी ने रोहित से शादी करने में ही खैरियत समझी थी। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। यही सोचते सोचते खुद ब खुद मेरी आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे ये मेरी प्रेगनेंसी की बात बीच में आ गई। मैं मम्मी के कमरे में दाखिल हुई तो बेड पर लेटी हुई छत की तरफ घूर रही थी। मैं उनके पैरों में जाकर बैठ गई तो वो मुझे खाली खाली नज़रों से देखने लगीं। और फिर मेरी मम्मी गुस्से से बोली, ऐसी भी क्या आग लगी थी शिवानी? तुझे शादी तो तेरी रोहित से एक न एक दिन हो ही जानी थी। ये मुफ्त की कालिख अपने माथे पर लगाने की क्या ज़रूरत थी? तुझे क्या कमी रह गई थी? मेरी परवरिश में तुझे क्या कमी नजर आई थी जो तूने मुझे ये दुख दिया है? मम्मी की बात सुनकर मैं रो पड़ी। मम्मी, मेरा विश्वास करें, मैं निर्दोष हूँ, मैं बिल्कुल पवित्र हूँ। क्या मुझे आपको भी विश्वास दिलाने की ज़रूरत है? मैं फूट फूट कर रो दी थी तो मम्मी एकदम से चौंक कर मेरे पास बैठ गईं। ये क्या कह रही हो शिवानी? मैं ठीक कह रही हूँ मम्मी। मुझे कुछ नहीं पता कि जो कुछ भी मेरी सास कह रही है वो सही है या गलत। मुझे आपकी कसम, मैं बिल्कुल पवित्र हूँ और मैं नहीं जानती कि इस मेरे पाप का असल कारण कौन है। तो मम्मी हैरत और परेशानी की मिली जुली हालत में मेरी तरफ देखने लगीं। ये पाप किसका है शिवानी? हे भगवान, ये क्या मुसीबत हमारे सर पर टूट पड़ी है? मम्मी सर पकड़ कर बैठ गईं और मैं भी बेआवाज़ रोती चली गई। कुछ देर मम्मी के पास बैठने के बाद मैं अपने घर वापस आ गई थी।
मेरे लिए ये बात बहुत ही हैरान कर देने वाली थी कि रोहित बिल्कुल भी मेरे करीब नहीं आता था, ना ही उसने अपने पति होने का हक मुझसे वसूला था। मैं जितना उसके करीब जाने की कोशिश करती, वो मुझसे कहता कि जब तक तुम ये बच्चा पैदा नहीं कर लेती हो, तब तक मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और ये बात करते करते रोहित के शब्दों में ना तो मुझे कोई ताना नजर आता था, ना ही तंज, ना ही किसी तरह का कोई गुस्सा। वो ये बात इतनी आराम से करता कि मैं हैरान हो जाती थी। ऐसा लगता था कि जैसे ये बच्चा उसी का हो। अब तो मुझे रोहित पर ही शक होने लगा था, लेकिन मैं खामोशी से आने वाले समय का इंतजार करती चली जा रही थी। पहले पहले तो मुझे लगा था कि मेरी सास मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हैं, लेकिन जैसे जैसे मेरे पीरियड मिस हो रहे थे और मेरा पेट बढ़ता जा रहा था, मेरे होश भी उड़ते जा रहे थे। अब मुझे भी विश्वास हो चुका था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मेरे पेट में किसका बच्चा था मुझे नहीं पता था। कभी कभी रोहित पर शक होता कि कहीं रोहित ने ही तो मेरे साथ गलत नहीं किया। रोहित के अलावा मैं किसी लड़के के साथ नहीं उठी बैठी थी। लेकिन अगर रोहित मेरे साथ कुछ गलत करता तो फिर शादी के बाद उसने मुझे अभी तक हाथ क्यों नहीं लगाया था? वो मुझसे दूर दूर क्यों रहता था? और दूसरा शक मेरा मेरे देवर मोहित पर जाता था। लेकिन वो तो दिमागी मरीज था, वो मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकता था? लेकिन मैं भी सब सच जानने की ठान चुकी थी कि आखिर मेरे पेट में किसका बच्चा था। मेरी जिंदगी में रोहित और मोहित के अलावा कोई तीसरा मर्द नहीं था। मैंने तय कर लिया था कि जैसे ही बच्चे का जन्म होगा, मैं बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाऊंगी। जब मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट हो गई तो चुपके से मैंने अपना चेकअप भी करवाया था। लेकिन तभी अचानक ही मेरे दर्द शुरू हो गए। मम्मी मेरे साथ ही थीं और आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था। लेकिन ये खबर ना तो मुझे कोई खुशी दे पाई और ना ही मेरी माँ को। मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं अपनी बच्ची का डीएनए करवाना चाहती हूँ। तो डॉक्टर ने बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरे चेहरे पर फैली कठोरता को देखकर उसने आगे कोई सवाल नहीं किया और बच्ची का डीएनए ले गया। मैं बच्ची को लेकर खामोशी से घर आ गई। मेरी सास और रोहित ने बच्ची को देखा तो वो बहुत खुश हुए और मुझे भी अपने साथ लगा लिया। लेकिन मैं सपाट नज़रों से अपनी सास और अपने पति रोहित को देखती रही और जैसे ही डीएनए की रिपोर्ट मेरे सामने आई तो मुझे पता चल गया कि मेरी बच्ची का असली बाप तो मोहित है। और ये जानकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने वो डीएनए की रिपोर्ट लाकर अपनी सास और अपने पति के मुंह पर मारी और उनसे कहा कि ये सब क्या है। मेरी सांस का रंग एकदम से बदल गया था और दूसरी रिपोर्ट मुझे रोहित के कमरे से मिली थी, जो रोहित की थी, जो मुझे रोहित की अलमारी से मिली थी। रोहित इस अलमारी को हर समय लॉक करके रखता था। एक दिन लॉक करना भूल गया तो ऐसे ही उत्सुकता के मारे मैंने वो अलमारी खोलकर देख ली कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो इस अलमारी को रोहित हर समय लॉक करता है। तो ये रिपोर्ट मुझे वहीं नज़र आई थी जिसके अनुसार रोहित नामर्द था, वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं था। अब मुझे इन माँ बेटे की सारी साजिश समझ आ गई थी। वो रोहित की कमी पर पर्दा डालना चाहती थीं, क्योंकि मेरी सास और रोहित को ये लगता था कि मैं नाजायज बच्चा पैदा हो जाने के बाद कभी भी आंख उठाने के काबिल नहीं रहूंगी, ना ही बच्चे के बाप के बारे में कोई सवाल करूंगी। और रह गई रोहित के अंदर की ये कमी, तो उसे इसलिए बर्दाश्त कर लूंगी कि मैं एक अपवित्र लड़की हूँ, शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और अपनी इस कमी के चलते मैं रोहित को इतनी बड़ी कमी के साथ स्वीकार कर लूंगी। लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो गया था। मुझे सब कुछ पता चल गया। मेरी सास ने पूरे घर पर कब्जा करने के लिए अपने दोनों बेटों का इस्तेमाल किया था। न जाने मोहित कितनी बार मेरी इज्जत के साथ खेल चुका था, क्योंकि मेरी सास अक्सर जब भी कोई अच्छी चीज़ पकाती थीं तो मुझे अपने घर ज़रूर बुलाती थीं और रात को भी अपने पास ही रोक लेती थीं। और उसकी अगली सुबह मेरा पूरा दिन सर घूमता रहता था और शरीर दर्द करता, लेकिन समझ में नहीं आती थी कि मेरी तबीयत इतनी गिरी गिरी से क्यों है। और ये बात मुझे आज समझ आई थी कि मुझे बेहोशी की दवा खिलाने के बाद वो मेरे शरीर को अपने बेटे मोहित के हवाले कर देती थीं, जो दिमागी तौर पर पागल था लेकिन जिस्मानी तौर पर पूरा मर्द था। और वो पूरी रात मेरे शरीर के साथ खेलता रहता था और जिसके नतीजे में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरी सास इसी मौके के इंतजार में थीं। उन्होंने अब मेरे ऊपर और मेरी माँ के ऊपर एहसान करते हुए रोहित जैसे नामर्द बेटे की शादी मेरे साथ कर दी थी, ताकि रोहित का भरम भी कायम रहे और मैं अपनी सास के एहसान तले चुपचाप सारी जिंदगी गुजार देती और आवाज़ भी नहीं निकालती। एक ही तीर से दो शिकार। लेकिन मैं और मेरी माँ ने फैसला किया कि हम इस जुल्म के खिलाफ बोलेंगे और फिर मैं पुलिस स्टेशन जाकर अपनी सास और दोनों बेटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। मेरी सास और मेरे पति रोहित को 5 साल की सज़ा सुनाई गई, जबकि मोहित दिमागी तौर पर स्टेबल नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। लेकिन अब मेरे लिए ये और भी ज़्यादा परेशानी की बात थी, क्योंकि अब मोहित की देखभाल करने वाला कोई नहीं था और अब मोहित की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर आ गई थी।
इस मामले में मैं मोहित को गलत नहीं ठहरा सकती थी, क्योंकि मोहित तो मासूम था। उसे जैसा कहा गया उसने वैसा ही किया। मोहित को सही और गलत की कोई पहचान नहीं थी। मैंने मोहित की देखभाल करने लगी। मोहित की देखभाल करते करते मैंने महसूस किया मोहित दिल का बहुत ही अच्छा लड़का था, बिल्कुल बच्चों की तरह पाक साफ। उसके दिल में कोई पाप नहीं था। वो मेरे साथ बहुत खुश रहता था। मैं मोहित को लेकर डॉक्टर के पास गई। मोहित का चेकअप करवाया। मोहित को चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि मोहित ठीक हो सकता है, लेकिन उसके इलाज में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। और जितने पैसे डॉक्टर ने बताए थे इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। इतना महंगा इलाज मैं मोहित का नहीं करवा सकती थी। लेकिन अब मुझे अपनी बेटी का फ्यूचर भी दिखाई दे रहा था। कुछ भी कहो, जो बच्ची मेरी गोद में थी वो मेरा अपना ही खून थी और उसका बाप मोहित था। मैं अपनी बेटी के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपना घर भी बेच दिया और मोहित के इलाज पर पैसा लगा दिया। भगवान की कृपा हुई, धीरे धीरे मोहित ठीक होता चला गया। कुछ दवाइयों का असर था, कुछ मेरी मोहब्बत और देखभाल थी कि मोहित ठीक होने लगा था। मेरी इतनी ज़्यादा देखभाल करने से मोहित मेरा दीवाना ही हो गया था। वो मुझसे प्यार करने लगा था और मैं भी तो अब मोहित के बिना नहीं रह सकती थी। मैं भी मोहित से प्यार करने लगी थी और फिर मैंने मोहित से शादी कर ली। मोहित आज बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन वो पुरानी बातें भूला नहीं था कि उसकी माँ ने किस तरह उसका इस्तेमाल करके मेरे साथ गलत किया था। मोहित मुझसे बहुत शर्मिंदा था। वो मुझसे माफ़ी मांगता कि मैंने तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था, मुझे माफ़ कर दो। मैंने मोहित को तो न जाने कब का माफ़ कर दिया था, क्योंकि मोहित को तो मैंने कभी गलत समझा ही नहीं था। आज मैं और मोहित शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरती के साथ गुजार रहे हैं। मेरी सास और रोहित की सज़ा पूरी होने वाली थी और तभी मोहित ने कहा कि हम उन लोगों के साथ नहीं रहेंगे। मोहित मुझे लेकर एक किराए के घर पर आ गया। मैं और मेरी माँ और मोहित अब इसी किराए के घर पर रहते हैं। बैंक से कुछ लोन लेकर मोहित ने अपना बिजनेस शुरू किया। भगवान की कृपा हुई कि बिजनेस अच्छा चल निकला और हम अब बहुत ही अच्छी सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।